नमस्कार। नमस्कार। कुछ समय देरी हो गई थी लाइव के अंदर। ओनली मी मैंने कर दिया था, इसके कारण केवल कुछ समय से मैं खुद को कहानी सुना रहा था। जीते जी वैसा नमस्कार। कोरोना से आप स्वस्थ हो गए होंगे और मेरी कहानी सुनकर और आपको अच्छा लगेगा ये आशा करता हूँ। आपके कमेंट्स पुनः मेरे को मिलेंगे। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। आपके जो नया रूप है और नया जो गेटअप है उसमें आप और अलग ही आभा बिखेर रहे हो। मेरे ये चित्र मैंने पीछे लगा रखा है, इसमें गाय माता भगवान श्री कृष्ण के पैर की ओर देखती हुई मोर पंखी उनको उपहार स्वरूप दे रही है। ये मैंने बनाया है कैनवास पर, एक्रेलिक कलर के अंदर ये चित्र बना हुआ है। आप एक बार देखिए। आशा है कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो गत बार आप सभी का अच्छा सहयोग रहा था। गत बार से एक क्रम शुरू किया था कि मेरी कुछ लघु कथाएं हैं वो आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। उस क्रम में मैंने गत बार एक लघु 5-4 मिनट की एक कथा सपने प्रस्तुत की थी और आपके जो कमेंट्स हैं मेरे को प्रोत्साहन मिला था। आशा है कि आज और जो दूसरी कथा मैं आपके समक्ष रखूँगा, मुश्किल से 4-5 मिनट की कथा है, वो आप सुनेंगे और उसके द्वारा उसमें जो भाव है या उसमें जो संदेश है वो आप समझकर आपको अच्छा लगे तो उस कथा को शेयर करेंगे और बाद में मेरे को कमेंट्स करके पुनः साझा करेंगे। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए मैं अपनी कथा को, इससे लघु कहानी है, इसको प्रारंभ करता हूँ। आज की जो लघु कहानी है इसका शीर्षक है सखी। ये कहानी भी 1994-93 में युवाणी जो कार्यक्रम आता था रेडियो पर, उसमें प्रसारित हुई है मेरी। उसी को कुछ आज समय के साथ साथ जो कुछ नए इंस्ट्रूमेंट आए, मोबाइल आए, तो उनको साथ में जोड़कर मैंने उसको कुछ परिवर्तन करके उसको सुनाना चाहूँगा। तो कहानी का शीर्षक है सखी। प्रारंभ करते हैं। क्या माँ अनीता के घर जा रही है? यह बात सुनते ही सुनीता ने माँ के पास जाकर बोला कि माँ, आप मेरी परम प्रिय सखी अनीता के घर पे जा रही है। माँ ने कहा कि हाँ बेटी, तुम्हारी प्रिय मित्र अनीता है, वो बीमार है, उससे मिलने में जा रही हूँ उसके माता पिता के साथ। सुनीता ने जिद की कि मैं भी आपके साथ आऊँगी। माँ ने कहा नहीं, आप यही रहें, हम जब वापस आएंगे तो तुम्हारी जो परम प्रिय मित्र है उसको साथ लेकर आएंगे, घर पे तुम बात करना। पर सुनीता ने जिद की कि नहीं, मैं मिलने आऊँगी, जिद करे भी क्यों ना। सुनीता और अनीता दोनों 2-3 मकान की दूरी पर उनका मकान था। बाल्यकाल से ही दोनों साथ में बड़ी हुई, साथ में खेलती, स्कूल कॉलेज की शिक्षा तक साथ में की। दोनों की माएँ अभिन्न मित्र थी और इस मित्रता के क्रम को उन दोनों सुनीता और अनीता ने आगे बढ़ाया। अभिन्न मित्रता ऐसी थी कि विद्यालय और कॉलेज से आने के बाद भी घंटों
घर की छत पर बैठकर बातें करना उनका एक क्रम था। उस क्रम को उन्होंने अनवरत जारी रखा और साथ साथ वह अपने जो भी स्कूल की बातें या अन्य परिवार की बातें गपशप नित्य करती थी। जब माँ पता चला कि विवाह के पश्चात जब अनीता ससुराल चली गई और लंबे समय से बात नहीं हो रही थी, तो उसने कहा कि आज माँ जब मिलने जा रही तो मैं भी जाऊँ। माँ ने कहा, पहले मना किया, उसके बाद उसने कहा ठीक है आप तुम भी चलो, पर शर्त ये है कि रास्ते में तुम्हें कोई प्रश्न प्रतिप्रश्न नहीं करने हैं, सीधे गाड़ी में माता पिता के साथ बैठना, वो बीमार है, कोई प्रश्न नहीं करना है। उसने कहा ठीक है, कुछ मन में शंका आई पर उसने कहा ठीक है, और वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हुई। जैसा कि मैंने बताया कि बचपन से वो साथ में पली बड़ी, साथ में गप लगाती, बातें करती, खेलती। कई बार तो माँओं को ज़बरदस्ती उनको अलग करना पड़ता, इतनी बतियाती रहती। अनीता की सगाई होने के पश्चात और बातों का क्रम और बढ़ गया, क्योंकि बात करने का विषय उनके पास और मिल गया। सुनीता कहती अनीता को कि क्या शादी के पश्चात भी तू इसी तरह मेरे से बात करेगी? यो तो नहीं हो तू बात करना बंद कर देगी? तो अनीता गुस्सा होकर कहती कि क्या बात कर रही है, ये तो शायद ये क्रम तो अपना जो जीवन भर चल रहा है चलता रहेगा, और अपन रोज़ फ़ोन पे बातें करेंगे। ये क्रम चला भी कुछ समय तक, विवाह हुआ, विवाह के पश्चात कुछ समय तक दोनों बतियाती थी, बातें करती थी, परिवार की, वो उसके ससुराल की बात करती थी। ये क्रम चलते चलते कुछ समय बाद इस क्रम में विराम लगा, उसमें कुछ रुकावट आई। जो रोज़ बात होती वो कभी साप्ताहिक होने लगी। जब सुनीता ने अनीता को बोला कि तू बातें क्यों नहीं करती है, फ़ोन क्यों नहीं करती है, तो उसने बोला कि हमारा मकान जो है, पहले छोटा मकान था, बड़ा मकान हमने जिस जगह बनाया है वहाँ नेटवर्क की समस्या रहती है, इसके कारण मेरा फ़ोन लगता नहीं है, इसलिए हम चैटिंग करेंगे, व्हाट्सअप चैटिंग और ऐसे करते कभी कभी, और बात नहीं के बराबर बहुत कम हो गई। सतत जो कम रेगुलर था वो धीरे धीरे कम होता होता लगभग नगण्य हो गया। कभी कभी व्हाट्सएप से चैटिंग हो जाती थी। विवाह को वर्ष भर हुआ अनीता को। अभी कुछ समय पहले ही उसके एक बेटी को जन्म दिया। लगभग 3-4 महीने की पहले की बात होगी। अनीता ने सुनीता से फ़ोन पे बात किया कि मेरे एक छोटी नन्ही परी मेरे घर पे आई है, और उस समय उसने बात की। उसके बाद में लगभग 2.5-3 महीने हो गया उनसे बात नहीं हुई। अभी ये पता चला कि अनीता बीमार है, तो सुनीता ने जिद की मैं साथ में जाऊंगी और साथ में जाकर उसकी खबर लूँगी, क्या बात है, बिल्कुल इतनी अभिन्न मित्र थी, ऐसा क्या हो गया तू बात करना बंद कर दी? क्या परिवार ससुराली तेरा सब कुछ हो गया क्या? मित्र तेरे कुछ काम के नहीं क्या? ये दोस्ती क्या तो केवल टाइम पास की थी क्या? ऐसे मन में कई प्रश्न लेकर उसने सोचे कि उसको जाकर पहले जब ससुराल जाऊंगी उसके, तो पहले जोर से डांटूंगी, उससे लड़ूंगी, और फिर गले मिलकर जो 1 साल की बातें हैं वो बातें एक साथ करेंगे। गाड़ी में माँ के साथ पड़ोस में ही उसका अनीता का मकान था, उसके घर पे गए तो उसके माता पिता पहले से एक गाड़ी बन थी, उस गाड़ी के पास खड़े हुए थे। जैसे ही उस सुनीता ने अनीता के माता के चेहरे को देखा, को देखते ही उनको रुआ सा चेहरा दिखे। उसको कुछ कहने वाली थी, पर उसको माँ की बात ध्यान में आई कि कुछ प्रश्न नहीं करना है, तुमको साथ में बैठना और चुपचाप वहाँ पहुँचना है। दूसरे शहर में उसका ससुराल था, लगभग 7-8 घंटे का रास्ता था वहाँ से। गाड़ी में अनीता के माता पिता और सुनीता और उसकी माँ 4 जने गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में वो 25 तरह की चीज़ें सोचती रही, ये करूँगी, ऐसा सोचते सोचते आंखें बंद करके बैठी, और कब उसको नींद आई पता ही नहीं चला। जब नींद आई उसके लगभग 5 या 4 घंटे निकल गए, गाड़ी अनवरत चलती रही, बीच में कहीं रुकी नहीं। अनीता के शहर के अंदर ससुराल वाले शहर में उसका प्रवेश हुआ, गाड़ी की गति कम हुई, और जैसे ही वाहन की बाहर भीड़ भाड़ की आवाज़ आई, नींद खुली सुनीता की। उसने देखा कि माता को पूछा कहाँ आए, तो उन्होंने बोला कि बस हम पहुँच चुके हैं। क्या बात कर रही हो, 4 घंटे 5 घंटे निकल गए, 7 घंटे का रास्ता था, इतना जल्दी कैसे पहुँच गए? उन्होंने कहा कि ड्राइवर ने बिना रुके और बीमार है, उसको मिलने की जल्दी है, जो बड़ी स्पीड में गाड़ी चलाई। ससुराल के गलियों के अंदर बाज़ार में घूमते घूमते लगभग ससुराल के घर के पास पहुँचे, तो उससे पहले ड्राइवर को बोला, उसके माता पिता ने गाड़ी यहाँ रोक दो, और गाड़ी रुक कर वो वहाँ से उतर कर जैसे ही अनीता के घर की फाटक के पास पहुँचे, तो लोगों का जमावड़ा देखकर, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, लोग खड़े हुए थे, उनको देखकर मन के अंदर एक अनिष्ट की आशंका उनके मन के अंदर आई। पर अंदर गए, कुछ हर बार कुछ अनिष्ट सोचते पर कुछ अच्छा सोचकर अंदर गई, कुछ भगवान ना करे कुछ गलत हुआ हो। अंदर गए तो सामने एक छोटा बच्चा लेकर एक लड़की आती हुई दिखी। सुनीता पहचान गई कि अनीता की बच्ची है, तुरंत उसको हाथ में लिया, उसके मुंह पर उसने जितने अनगिनत चुंबन की बौछार उसके मुंह पे कर दी।
उसको लेकर बरामदा था। बरामदे के बाद पीछे एक कमरा था, बड़ा हॉल था। जैसे उसमें प्रवेश किया, आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ जो कमरा था सुनीता के माता पिता के करुण रुदन से भर गया। अनीता की कक्ष में घुसते ही सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। हाथ में बच्चा था, बच्चे को उसने एक जो महिला को दिया और सामने देखते हैं कि उसकी प्रिय सहेली अनीता सामने एक शैया पे पड़ी हुई है, आंखें बंद है और उसके सिराने के ऊपर एक दीपक लगा हुआ है। ये क्या हो गया? जिस सखी को उसने लड़ने की सोची थी, जिस सखी से उसने बातें करने की सोची थी, वो सखी ऐसा क्या हो गया कि यहाँ मृत अवस्था में पड़ी हुई है। माता पिता तो कह रहे थे बीमार है, ये क्या हुआ? कुछ बोलने लायक रही नहीं। माता पिता के रुदन देखकर लोग उनको बाहर लेकर गए। अनीता से लिपटकर सुनीता जोर जोर से रोने लगी। लोगों ने पूछा कि ये कौन लड़की है, इतना क्यों रो रही है, कौन है ये, इसकी बहन है, क्या है? उन्होंने बोला कि बहन से बढ़कर बचपन की सहेलियां हैं, दोनों साथ में बड़ी हुई है। आज ससुराल में पहली बार इससे मिलने के लिए आई है। जब लोग पकड़ कर बाहर ले गए उसको, उस छोटी बेटी को उसने हाथ में लिया। बाहर जाकर उसने पूछा कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि इसकी अचानक ऐसी मौत हो गई? तो महिलाओं ने बताया कि जहर खा लिया उसने। जहर और अनीता ये सोचते ही उसकी आंखें फटी रहेगी, ऐसा क्या हो गया, जहर क्यों खा लिया? 1 वर्ष ही तो हुई शादी को उसको। उसने जब बच्ची को लेकर इधर एक कोने में एक तरफ बैठी थी तो 2 महिलाएं आपस में चर्चा कर रही थी कि वर्ष भर 1 वर्ष हुआ शादी को। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के पति और सासू की तरफ से झगड़ा और दहेज के लिए उत्पीड़न का काम शुरू हो गया था। क्योंकि माता पिता की स्थिति ऐसी नहीं थी बहुत बड़ा उनको दहेज दे सके, फिर भी जितना था सहयोग करते थे। पर 1 वर्ष से प्रताड़ना वो लगातार झेल रही थी। बच्चा होने के बाद भी यह क्रम टूटा नहीं। ये सुनने के बाद पता चला कि विगत कुछ समय से वो बड़ी टेंशन में, बड़ी उदास रहती थी और उस उदासी के साथ साथ टॉर्चर को सहन करते करते एक सीमा से ऊपर निकलने के बाद कल उसने जहर का सेवन कर लिया। जहर का सेवन सुनते ही उसके हाथ पे ढीले पड़ गए सुनीता के कि मेरी प्रिय सखी और इस तरह का काम कर लिया। जिस सखी को मैं लड़ने की सोच रही थी, जिसके बारे में सोच रही थी कि ये मेरे से बात क्यों नहीं करी, आज पता चला कि नेटवर्क तो एक बहाना था। उसके सामने अपनी जो करुण स्थिति थी वो बताने की स्थिति में वो नहीं थी, नहीं बताना चाह रही थी परिवार को। तो उस घटना को देखकर उस उस सहेली का मृत शरीर, मृत चेहरा देखकर बाहर निकल कर देखा तो उसका पति और उसके घर वाले जो एक तरह से नाटक कर रहे थे, उनको देखकर उसके मन के अंदर एक दृश्य आया और दृश्य आकर उसने सोचा कि आज दहेज के लालचियों ने एक और बहन, एक बेटी से उसकी माँ और एक माँ से उसकी बेटी को छीन लिया। बस कहानी इतनी है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि हम सब समाज के एक सजग और श्रेष्ठ नागरिक हैं। हम सब इस दहेज रूपी दानव से अपने परिवार में पहल कर इसको बचाएं और ना लें ना दें। यह दहेज रूपी दानव कई परिवारों को, कई बहनों को निगल गया है। हम जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर एक परंपरा है या कथन है कि बाप के घर से डोली और पति के घर से अर्थी निकलती है। इस कथन को कई बार गलत रूप में लेकर बेटियां इस अनीता के रूप में सिद्ध करती है और अपने आप को ख़त्म कर देती है। तो मेरा सभी से महानुभाव से आग्रह है कि जो मैंने कहानी बताई, इस कहानी का एक मर्म समझकर इसको हम अपने जीवन के अंदर, अपने आसपास ऐसी घटना हो रही हो तो उसको रोकें और इस कहानी को साझा करें। अगली बार हम मिलेंगे किसी नई घटना, नई विषय, नई कहानी के साथ, जीवन के किसी नए रिश्ते और नए रंग के साथ मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। आशा है कि आपको मेरी ये कहानी, छोटी सी लघु कथा आपको पसंद आई होगी। सभी जने आप जुड़े, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।